कि मैं अपने पिता और अपने ग्रैंडफादर के बहुत करीब रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं जब मैंने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, लेकिन उनको देखा है कितने वो पापा के लिए करते थे। मैंने पापा को देखा अपना कितना वो मेरे लिए करते थे। जब मैंने पहली फिल्म श्रद्धांजलि बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन कैसे मैंने 1.5 महीने बाद शूटिंग शुरू करनी थी, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। तो आई हैव सीन माय फादर हाउ मच अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन, हिज सन। और माँ को मैंने देखा है वो कैसा करती है। मुझे मालूम है कि जब श्रद्धांजलि के लिए, राखी जी के लिए जब कपड़े बन रहे थे, तो अचानक उनका फोन आ गया, मैं जा रही हूँ, मुझे कल 25,000 रुपया चाहिए। 1981 में 25,000 बहुत थे। मेरी माँ ने सारी ज्वेलरी पापा को दे दी बिना मुझे बताए हुए कि लो राखी के लिए आप ये कपड़े बना लो। जो तो मतलब मैंने ये देखा है, मैंने देखा है घर में मेरे पिता, जब माता पिता नहीं रहे तो मैंने देखा कि इतना बड़ा वैक्यूम हो गया दुनिया में, इतना बड़ा वैक्यूम कि पूछो मत। उन्हीं दिनों मुझे एक ये कथा कहीं दिख गई, तो मुझे ये कथा अच्छी लगी। मैंने कथा जो मुझे एक रियल घटना देखी थी, वो रियल घटना मुझे अच्छी लगी। मैंने वो कहानी बनाई, उसकी फिर उत्कर्ष को सुनाई, फिर सरवैया को सुनाई, और फिर हमको लगा कि ये फिल्म हमको बनानी है। जी में रुचिर को सुनाई, उन्होंने भी मुझसे कहा क्या ये कहानी लेके चलो। फिर हम नाना सर के पास गए और नाना सर ने 15 मिनट में वो कहानी सुनी और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इन्होंने कहा करें। उसके बाद नाना, सरवैया, हमजा, ये तीनों पूरी तरह लगे रहे और वो कुछ हो गया जो मेरे बस में भी नहीं था। इन सब के लिए मैं इन तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। गदर 2 के बाद ये बनवास क्यों, तो मैं इनका बनवास के बाद ही तो मिलता है क्या राज अभिषेक होता है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म लोगों के दिलों को आंदोलित कर देगी, क्योंकि ये तो घर घर में बनवास है, घर घर की कहानी है। इसलिए सोचा एक्शन की भीड़ में इमोशनल कहानी बनाई जाए। तो इसलिए ये मैं आप सब लोगों को, आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। अब देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी जिंदगी में प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो। अब जाके हम चिल्लाए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी इन्होंने निभाई है बहुत अच्छा। उत्कर्ष और सिमरत, ऑथर बैक रोल तो हमारा है, लेकिन इन बच्चों ने हमारी गैर हाजिरी जब थी जिस तरह से स्क्रीन संभाला है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बेहतरीन किया, बहुत बेहतरीन। इनके 2 गाने गदर के सुन के सनी मुझे अनिल ने दिखाए थे कि आप देखिए आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं इसके साथ मुझे काम करना है, सही काम, बंदा सही है नहीं है। अगर गाने मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं बोल देता अनिल को मुझे नहीं करना, लेकिन इतना बेहतरीन किया था तो तुम दोनों ने। तो उस वक्त मैंने बोला कि सनी और अमीषा, उनके पीछे तो इतिहास है, इनके पास कुछ नहीं था, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्होंने वो संभाला था। बहुत अच्छा किया बेटे, वैसे ही यहाँ बहुत संभाला। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते हैं तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता, गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। यहाँ वहाँ से कहानियां तो वही होती है, हम पेश कैसे करते हैं। अब किरदार जैसे होता है उसके जरिए तुम करोगे। ये किरदार जो है उसका बयां करने का जो तरीका है वो मुझे बेहतरीन लगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल लेने, बिल्कुल ऐसे सख्त बंदा है और हालात जो ऐसे है गिर गिर के आसपास के, तो उसकी वजह से उसको जो झेलना पड़ता है।
लेकिन जिस तरह से वो करना, जिस तरह से करने को मिला, ऐसे नहीं है कि वो झुका हुआ है। तो मुझे वो किरदार बड़ा पसंद आता है। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन टूटना नहीं, तो वैसे किरदार बड़े अच्छे लगते हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हम क्या, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हालात हमारे फाइनेंशियल कैसे, उससे हम हो सकता है अलग होंगे, लेकिन वो टूटना नहीं चाहते। जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत सी बातें, वो हमारा जो ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान है, वो आबादित रहे, वो बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो जीने का मतलब नहीं है। नाना सर जैसा बंदा, एक्टर, मतलब इम्पॉसिबल है। ये पूरी इंडस्ट्री में कहानियां चलती हैं, नाना ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, लोग नाना ही करते रहते हैं नाना के लिए। लेकिन मैंने जब नाना सर से मिला, पहली मुलाकात में ही नाना सर ने, जब ये यहाँ रहते थे वर्सोवा में, अपने हाथों से चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। और जब नाना सर मुझे मिले और इतने प्रेम प्यार से रहे जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक्टर पार एक्सलेंस है। आज की जन जी ऑडियंस देखेगी कि यार ऐसा एक्टर हमारे इस देश में हुआ। रहा उनके व्यवहार की बात, तो नाना सर टाइम के बहुत पंक्चुअल है। नाना सर काम के बहुत पंक्चुअल है। उन्हें काम सही चाहिए, उनका ही नहीं दूसरों का भी काम सही चाहिए। टाइम पर भी चाहते हैं सब आए, तो इसमें क्या गलत है? आप टाइम पे नहीं आते तो गलती आपकी है, नाना सर की तो है नहीं। और फिर आप नाना सर को बोलते हैं जो भी आपने शब्द बोला मैडम, समझे? और मैं तो बोल भी नहीं सकता वो शब्द नाना सर के लिए। और नाना सर काम में टोटली इन्वॉल्व है। इनके साथ शाम को हम हर सीन पर रिहर्सल कर लेते थे, डिस्कशन कर लेते थे पूरे। और सुबह जो 3 घंटे का सीन में किसी के साथ करता था, इनके साथ 1 घंटे में खत्म होता था। मैंने फास्टेस्ट फिल्म बनाई है इनके साथ। नॉर्मल कंडीशन में 100 दिन लगते हैं मुझे, मैंने 60 दिन में फिल्म बना ली, जस्ट बिकॉज ऑफ नाना पाटेकर। सो यू इमेजिन हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज। लेकिन यस, आप काम सही नहीं करोगे, वो सीनियर भी है, उनका अधिकार भी है, और उनके पास नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और सिनेमा भी हम सबसे ज्यादा जानते हैं, पढ़े भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा वर्ल्ड सिनेमा पढ़े हुए हैं कि आप पूछिए मत। पूरी फिल्म चैलेंज थी, जैसे सर भी कह रहे हैं। बट इस फिल्म में हमने कई इंटरव्यूज में भी कहा है और एम्फेसाइज किया कि कुदरत एक इनविजिबल कैरेक्टर है हमारी फिल्म, जिसने इतना हमें कंट्रीब्यूट किया है। जब हमें बर्फ चाहिए थी, आपने सीन्स देखी ट्रेलर में, कोई वीएफएक्स नहीं है उनमें, वो रियल है। और जो घाट पे भी हम शूटिंग कर पाए, इतना क्राउडेड रहता है, रियल क्राउड में हमने गुरिल्ला शूटिंग स्टाइल किया है कहीं कहीं। जो मेरा और सर का एक सीन है, वो हजारों की एक्चुअल बनारस के टूरिस्ट के बीच में शूट किया। हमें पता नहीं था कैमरा कहाँ है, क्या है, हमें कैसे स्टेजिंग करना है। बट वो आई थिंक सर का एक एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, तो वो सब चैलेंजेस लगे नहीं। इतने प्यार से बनी है फिल्म। एक एक कास्ट मेंबर जो है इस फिल्म का, वो फैमिली की तरह हो गया था, चाहे इसमें थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो फिल्म में। बट एज अ क्रू, एज अ कास्ट, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्मूथ था। पापा की फास्टेस्ट फिल्म है, 61 डेज में खत्म हो गई, 60-65 दिन में। और मैं मिस करूंगा। मेरे लिए शिमला, बनारस और भी जगह जहाँ पे भी हमने शूटिंग की, वो मैं बहुत मिस करूंगा। नाना सर के हाथ से खाना खाना मैं मिस करूंगा। उनके जैसा मिसल पाव कोई नहीं बनाता। जब मेरी डेब्यू हुई थी, तो दिस वाज द स्टेज जिसमें मैं फर्स्ट टाइम आई थी, एंड आई वाज रियली इमोशनल, आई वाज शिवरिंग। और मैंने सर को भी बोला था, सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। एंड जब ये सब हुआ, यहाँ से मैं बाहर निकली, एंड जब हम घर जा रहे थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हीरोइन बन गई है क्या, क्योंकि इतने सारे लोग थे और मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा था। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मैं, मॉम, डैड, हम तीनों बहुत इमोशनल थे। हम लिफ्ट में ऐसे एक दूसरे को ऐसा लाइक एक आई कॉन्टैक्ट हुआ कि लाइफ में तरक्की हुई है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। देखिए, एज अ सन पर्सनली, तो मतलब मैं जब से मेरा कॉन्शियंस है, तब से मैं हमेशा अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं, शायद हर बेटा यही चाहता है, अपने फादर को ही आइडलाइज करता है, फादर ही उनके लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। और आज भी, और उनकी सिर्फ सक्सेस या उनका जो भी उन्होंने पाया है सिर्फ उनके टैलेंट के लिए, वो जिस तरीके के इंसान है, और वो भी हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि, एंड आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी इफ आई स्टे अ गुड ह्यूमन और आई बिकम अ गुड ह्यूमन। एंड इसलिए माता पिता का जो रिश्ता है, वो किसी भी धन दौलत उन सब के ऊपर होता है। तो हालांकि फिल्म में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा
मतलब मैं क्या बताऊँ, आप ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए वो चैलेंज था कहीं पे कि अपने अंदर से एक पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी कुछ भी बात होती है तो मुझे मम्मी को बताना भी नहीं पड़ता, मम्मी ऐसे ही समझ जाती है। पता नहीं क्या शक्ति दी है भगवान ने माओ को, सब समझ जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, कोई भी मतलब कोई लड़की को भी देख लो तो मम्मी समझ जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके साथ भी थी सर? यार आज के बच्चों को प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है? देखो बच्ची को देखता हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? माँ के अंदर का सैटेलाइट काम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है।